हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है वाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। तो आज की वीडियो में हम लोग शुद्ध या निज अर्धचालक के बारे में पढ़ा जाएगा, और जो अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें अशुद्ध और वाह्य अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब बिल्कुल एकदम प्योर हो, जो जिसमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो। इसको हम लोग नेचुरल भी कह सकते हैं, यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति में जिस रूप में पाए जाते हैं, प्योर, जिसमें कोई अशुद्धि न मिली हो, प्राकृतिक या नेचुरल। तो इसको सबको हम लोग कहते हैं शुद्ध या निज अर्धचालक। यानी सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य यानी अशुद्धि, इम्प्योरिटी न मिली हो। इम्प्योरिटी का मतलब हम लोग अभी जब दूसरा जो वाला इसका पार्ट पढ़ेंगे अशुद्ध वाला, उसमें हम लोग इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं तो उसमें त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व तो मिलाए जाते हैं, तो इसमें वो भी ना मिले हो, बिल्कुल प्योर हो एकदम। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं शुद्ध या निज अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो ले सकते हैं, शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में जो क्रिस्टल होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर इम्प्योरिटी मिला देंगे तो फिर वो शुद्ध अर्धचालक नहीं कहलाएगा। तो इसके बारे में जरा हम पॉइंट वाइज इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है कि इसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उसका जो सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो अगर जर्मेनियम बात करेंगे तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 32 और सिलिकॉन का होता है 14। और इसको अगर हम क्लासिफिकेशन अगर करते हैं, वर्गीकरण अगर किया जाए, तो इसमें आता है 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 और 3d10, 4s2 और 4p2। ठीक है, इस मौका पर 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 10 28 2 30 2 32, इस प्रकार से इसका कर सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार से इसको भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, 2 2 4 6 4 10 4 14, इस प्रकार से। आप जरा ध्यान दो, इसमें जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, बाहरी कक्षा इसमें कौन सी है, तीसरी, इसमें कौन सी है, चौथी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 2 और 2 4, और इसमें भी 4, यानी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने भी अर्धचालक होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बाहरी कक्षा में 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कहते हैं कि हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, इसका मतलब उसकी संयोजक 4 होती है। तो उसको, इस बात को हम लोग जरा इसकी भाषा को लिख सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम हो या सिलिकॉन की संयोजक 4 होती है, जिसके परमाणु में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई बाहरी कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में, अंतर तो ज्यादा है, लेकिन बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन 4 सबसे निकट वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन में से एक के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। आप कैसे देखिए, इसमें कैसे बना लेंगे, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक जर्मेनियम परमाणु हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो, जर्मेनियम या सिलिकॉन कोई भी ले सकते हैं। ऐसे ही इसमें आप ये परमाणु दिखा लीजिए। तो क्रिस्टल की बात करें, जब बहुत सारे परमाणु से मिलकर क्रिस्टल बनता है, यानी ठोस पदार्थ की
संरचना हम लोग देखेंगे तो उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, केवल जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं। तो ये जरा बिंदी बिंदी 4 4 सबके पास बना दो। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर शो नहीं करना है। इस प्रकार से हम ये सब 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए सभी परमाणु में। और ये मान लेते हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम लिख सकते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम कोई भी। तो हमारे सिलिकॉन का एक परमाणु है, तो होता क्या है कि इस बाहरी कक्षा के जो 4 इलेक्ट्रॉन है पड़ोस के दूसरे वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन के साथ ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इसके साथ सहसंयोजक बना लिया, इसके साथ सहसंयोजक बना लिया। इस प्रकार से सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब अपने पड़ोस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये बगल वाले से बना लेगा जो और होगा। इसमें तो हमने केवल 9 दिखाए हैं, 9 नहीं होते, लाखों करोड़ों संख्या में परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार से अगल बगल वालों सब से मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं वो। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं इसमें, वो कोई बचता ही नहीं है भाई। सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सब बंध गए पड़ोस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में। इस प्रकार की संरचना हो जाती है। अब इसका मतलब एक एक के साथ संरचना को बना लेते हैं। अतः वैद्युत चालन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं, सब बंधे हुए हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट को कौन कंडक्ट करेगा? कोई कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसकी जो चालकता होती है वो नगण्य होती है, यानी इसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। और जब विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा तो इसका कोई उपयोग भी नहीं व्यवहारिकता में। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि जो शुद्ध जो अर्धचालक होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इससे देखने से पता चला कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं, लेकिन जब इसको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो एकाध बंध बीच के टूट जाते हैं, ठीक है ना। उसको गर्म किया जाए, यानी इसको एनर्जी दी जाए बाहर से, तो कुछ बंध टूटते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, आगे की कहानी नोट कर लें पहले। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। शुद्ध अर्धचालक का मतलब जिसमें कोई भी अपद्रव्य ना मिला हो, उसको हम लोग कहेंगे शुद्ध अर्धचालक। कोई भी इम्प्योरिटीज चाहे त्रिसंयोजी हो या पंचसंयोजी हो, कोई भी अशुद्धि ना मिली हो तो उसको हम लोग कहेंगे शुद्ध अर्धचालक। अब इसमें देखिए अगला जो पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, नोट जरूर बनाते रहें ताकि एग्जाम में कितना लिखना है ये आपको पता चल जाए। बाकी इसको समझना समझा तो हम देंगे ही पूरा इसको। तो अगला पॉइंट हमारा है, इस अगले पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। इसका मतलब परम शून्य ताप पर, भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बांध टूटेंगे, और टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ा रहे हैं यानी परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप होता कितना है? 0 केल्विन। परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। ये चीज तुमको चित्र में दिख रहा है, ठीक है ना। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? अर्थात परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक एक अचालक की भांति व्यवहार करता है।
प्रचालक की तरह भाग व्यवहार करता है। ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इसको कि परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, अर्थात 0 केल्विन पर, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध अर्धचालक एक अचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी प्योर इंसुलेटर हो जाता है शुद्ध अगर अर्धचालक है और उसको परम शून्य ताप पर रखते हैं तो। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, जब इसका ताप बढ़ाते हैं, बढ़ाना शुरू करें, गर्म करना स्टार्ट करते हैं, जब इसका ताप बढ़ाते हैं तो इसके कुछ, सब नहीं, कुछ, इसके कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, टूट जाते। अब देखिए साधारण ताप पर, साधारण ताप मतलब एट रूम टेम्परेचर की इसकी बात करेंगे हम लोग, तो इसके कुछ बंध टूट जाएंगे। रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप पर, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन बढ़ाते चले जाएं तो इसमें कोई बंध नहीं टूटे, लेकिन 300 केल्विन के आसपास कुछ बंध टूट जाते हैं। तो कमरे के ताप पर कितने बंध लगभग टूटते हैं? कमरे का ताप लगभग हम लोग मानते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको कह सकते हैं 300 केल्विन लगभग। कमरे के ताप पर लगभग 10⁹9 परमाणुओं, लगभग 10⁹9 परमाणुओं में एक बंध टूटता है। ये अप्रोक्सीमेट बहुत कम बंध टूटते हैं, यानी लगभग कमरे के ताप पर इतना बंध, और ज्यादा गर्म होगा और थोड़ा टूट जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम संख्या है। यानी जब इतने परमाणु होंगे 10⁹9 तो उसमें एक बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसमें बल जब टूटता है तो होता क्या है कि जैसे अगर आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने ये यहां से एक बंध टूट गया, सपोज इसको हमने गर्म किया और एक बंध टूटा, तो जब टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा और फ्री होकर के मान लेते हैं यहां आ गया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां बंध टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। जब यहां टूट गया तो यहां पर क्या बचेगा, एक खाली जगह। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो गया वो तो फ्री हो गया एकदम, जो यहां पर क्या बच जाएगा, एक खाली जगह बचेगी। उस खाली जगह को कहते हैं हम लोग कोटर। उस खाली जगह का क्या जाता है, होल या कोटर कहते हैं। तो इसी क्यों कैसे उत्पन्न हुआ कोटर, ये गर्म करने से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो इसको जरा लिख लें, कैसे भाषा में लिखेंगे, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण बंध टूटने से जो रिक्त स्थान छूटता है, उसे कोटर कहते हैं, उसे कोटर।
इसलिए इसको होल कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? कोटर कहते हैं। उसी के कारण जो बंध टूटते हैं, उसी के कारण बंध टूटने से जो रिक्त स्थान छूटता है उसको क्या कहेंगे? कोटर। यानी ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोटर। अब देखिए, अब ये एक बंध टूट गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे यानी विभवांतर जब लगाएंगे धारा प्रवाहित करने के, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है ये आवेश वाहक का काम करने लगता है और इसमें थोड़ी सी करंट फ्लो होने लगती है। जितने बंध टूटेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतने ज्यादा कोटर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है आवेश वाहक काम करते हैं तो कुछ चालकता इसमें आ जाती है। दूसरी बात, इसमें इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इस बात को कि अर्धचालक, इस बात को लिखा जा सकता है अर्धचालक की चालकता। चालकता ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्धचालक की चालकता ताप के अनुक्रमानुपाती। जैसे ताप बढ़ाएंगे बंध टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और उसकी चालकता बढ़ जाएगी। जबकि हम लोग जानते हैं इसके बाद, जबकि चालक की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ये लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार का जब ताप बढ़ाया जाएगा, तार गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी चालकता उसकी घट जाती है। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उसका चालकता तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उसकी चालकता ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा ताप हम बढ़ाएंगे उसमें उतने ज्यादा बंध टूटेंगे, उसकी चालकता उतनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पहले। अगला पॉइंट वाइज आपको तैयार करने में आसानी होगी। पता आपको सब कुछ है, पढ़ चुके होंगे हो सकता है पहले से, लेकिन इसको आपको रिवाइज कर लेना है एक बार फिर से। अब देखिए, इसमें बात एक आती है कि जो कोटर उत्पन्न हुआ है, तो कहां कोटर का होना है? कोटर कैसे उत्पन्न हुआ है? कोटर तभी उत्पन्न होता है शुद्ध अर्धचालक में, लेकिन निज अर्धचालक की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। जब हम लोग बाह्य अर्धचालक की बात करेंगे तो कोटर उत्पन्न करने का एक दूसरा तरीका, उसकी कहानी अलग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब बाह्य अर्धचालक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये जो कोटर उत्पन्न हो रहे हैं तो किसके कारण उत्पन्न हुए हैं? उसमें भी चौबीस कारण है, थर्मली जनरेटेड है। ये थर्मली जनरेटेड यानी ऊष्मा पा करके ही इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। वो जो इलेक्ट्रॉन जहां से अलग हुए हैं उस जगह जो खाली स्थान आ गया उसको हम लोग कहते हैं कोटर। ठीक है ना? अब ये जानते हैं कि जितने क्रिस्टल हैं ये वो सब कैसे हैं, कितना चार्ज है इस पर। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। और टोटल जो परमाणु होता है वो हमेशा उदासीन मानते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश होता नहीं तो पूरा परमाणु उदासीन मानते हैं। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो पूरे क्रिस्टल में यही संरचना होगी, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो सारा जो क्रिस्टल होता कैसा होता है? उदासीन। क्रिस्टल कैसा होगा? उदासीन होगा, क्रिस्टल पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो इलेक्ट्रॉनों पर तो ऋण आवेश आ गया, इसका मतलब जो खाली जगह छूटी उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? धन आवेश, तभी तो उदासीन बना रहेगा ये। इसका मतलब है कोटर किस रूप में होते हैं? धन आवेशित होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। कोटर कैसे होंगे? कोटर मतलब होल, धन आवेशित होते हैं।
धनावेशित होते हैं। ये एक बात तो क्लियर समझ में आ गई हमको कि कोटर पर कैसा आवेश हो जाएगा, धनावेश, क्योंकि क्रिस्टल पूरा धनावेश है, इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है वहां से, तो इसका मतलब टोटल अगर चार्ज देखा जाए तो टोटल तो 0 होना चाहिए, यहाँ माइनस ले आया, इसका मतलब प्लस उतना ही बचा। जितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 माइनस का, उसी तरह प्लस का भी उतना ही चार्ज कोटर पर आ जाता है, सेम चार्ज होते हैं। तो दूसरी बात कि जो थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन और कोटर्स होते हैं उनकी संख्या ये बराबर होती है, भाई जितने बंद टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही कोटर उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, शुद्ध अर्धचालक में, देखिए शुद्ध अर्धचालक की बात हो रही है यहाँ पर, शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, शुद्ध चालक में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर की संख्या बराबर होती है। ये किसकी बात है, केवल शुद्ध अर्धचालक की बात है, अशुद्ध वाले में ये कहानी नहीं होगी। अशुद्ध चालक में वो अलग अलग होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या पी टाइप में कम होती है, एन टाइप में ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन शुद्ध अर्धचालक में क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन यानी जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने हैं कोटर, शुद्ध चालक में कोटरों की संख्या और मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। समझ में आ रहा है, ये बात और क्लियर हो गई। और हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में, संख्या तो बराबर हम लोगों ने कर ली। अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र अगर लगाते हैं, अगर हम वैद्युत क्षेत्र अगर लगाते हैं तो होगा क्या, वैद्युत क्षेत्र अगर लगाएंगे तो ये जो मतलब वैद्युत क्षेत्र हमने इधर लगाया, वैद्युत क्षेत्र भाई वैद्युत धारा की कल्पना तभी कर सकते हैं जब वैद्युत क्षेत्र लगा हो, बिना वैद्युत क्षेत्र कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। वैद्युत क्षेत्र का मतलब विभवांतर, तो वैद्युत क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में लगा है मान लेते हैं, तो हमेशा जो चार्ज होते हैं यानी आवेश होते हैं उन पर एक बल कार्य करता है, और वो बल हमेशा अगर ऋण आवेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, धन आवेशित है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वर्क करने लगता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति अवस्था में हो जाते हैं, ये फ्री है, ये गति करने लगते हैं। इसको इस बात को जरा हम लोग समझते हैं अपने ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड की जब कार्य समझ लो जरा क्या है। इसको हम इस बार ऊर्जा बैंड कैसे शो कर सकते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोजी बैंड जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर ये ना सोचना कि यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ढेर सारे कैसे बना दिए, क्योंकि क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉनों की बात हम लोग कर रहे हैं। क्रिस्टल में तो ढेर सारे परमाणु होंगे, ढेर सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन वो सब किसमें रहेंगे, संयोजी बैंड में। ये कौन सा बैंड है हमारा, संयोजी बैंड, नहीं वैलेंस बैंड। और यहां पर होता है चालन बैंड। ये कौन सा बैंड है, चालन। जो भी कहानी हमने बताई है उसमें क्या साधारण अगर ताप होगा यानी कह सकते हैं 0 केल्विन होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, संयोजी बैंड में। कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालन बैंड में जाते हैं। अगर इसको टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो एक बंद टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा और कहां जाएगा, यहां, और यहां पर क्या बच जाएगा, ये खाली जगह नहीं कोटर, ये क्या बच गया, कोटर। कोटर बन गया, यहां पर एक और बंद और टेम्परेचर बढ़ा, एक बंद और टूट गया, यहां कोई कोटर बचा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और बंद टूट गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन और बंद टूट गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और 20 का जो एनर्जी गैप होता है उसको लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना, ये पता है ना। इसका मान किसके बराबर होता है? 0.75 ये होता है जर्मेनियम के लिए, और 1.12 ये होता है सिलिकॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं ये जर्मेनियम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन। इतना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, ये तो आवेशवाहक काम करेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं तो इसका मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आवेशवाहक का काम करने लगते हैं। तो इसको हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं अर्धचालक में वैद्युत चालन। वैद्युत चालन जो होगा किसके कारण होगा भाई? इसमें वैद्युत चालन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के चलने से होता है। दोनों जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक वैद्युत जो चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के चलने के कारण होता है। दोनों चलते हैं। अब दोनों चलने की बात कहां से आ गई? अब यहां पर अब जरा इसको ध्यान समझना है। जो इलेक्ट्रॉन लेकिन मुक्त जो हो गए हैं वो तो फ्री हैं, वो तो आवेश वाहक को आवेश को ये कैरी करेंगे। दूसरी बात, ये जो होल्स हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने से उत्पन्न हुए हैं कोटर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो मुक्त नहीं हुए हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है भाई, जो वैद्युत क्षेत्र हम लगाएंगे इस पर, मान लो वैद्युत क्षेत्र हमने यहां पर लगाया है इसे, तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे ऊपर फ्री होकर के, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डेड है फ्री नहीं हो पाए हैं। तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो एकदम फ्री है, वो सब जगह जा सकते हैं आवेश लेकर के, लेकिन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहां तो नहीं आ सकते हैं। ध्यान रखना है, कोटर जो होते हैं वो हमेशा संयोजी बैंड में ही होते हैं, कभी भी कोटर इसमें कंडक्शन बैंड में कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। कोटर जो होंगे हमेशा वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, संयोजी बैंड में ही रहते हैं। अब देखिए इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री है। जैसे अगर ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने बिल्कुल फ्री कर दिया तो सब जगह जा सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए इंस्ट्रक्शन लगे हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते बाहर, तो जब कहीं नहीं जा सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बैठे हुए हैं। जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये कम से कम बरामदे में और बालकनी में तो टहल ही सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चलते हैं ऊपर की तरफ भाई, ये यहाँ संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चलेंगे तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में, तो ये यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पर रिक्त स्थान आ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ रिक्त स्थान हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रिक्त स्थान आ गया। तो ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये शिफ्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अर्धचालक वैद्युत चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने से तो होता है, अब कोटरों के चलने से भी होता है। चलो कोटर नहीं चलते हैं, चलते इलेक्ट्रॉन ही, बस कहने के लिए कह देते कोटर चल करके नीचे आ गए या विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगे, पर ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में देखा जाए चल कौन सा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ही चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चलने से वहां खाली जगह छूट जाती है उसको लोकोटर कह देते हैं। तो इसको अगले पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको नोट कर लो जरा पहले सब लोग ऐसे। और ये सिर्फ ऊपर जाएंगे, ये यहां चला गया तो यहाँ कोटर छूट गया, यहाँ चला जाएगा यहाँ कोटर छूट जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ कोटर छूट गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ कोटर छूट गया। ऐसे हो सकता है कि नहीं? जैसे यहाँ चल करके यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नीचे से, लेकिन इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही कि फ्री हो जाए,
वो संयोजी बैंड में चल सकते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है कि ये फ्री हो जाए और ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कोटर चल रहे हैं इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये वाले वैद्युत क्षेत्र की, मान लो सपोज ये कहते हैं वैद्युत क्षेत्र लगा है ऐसे, यहां समझना है इसको, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र अगर हम मान लेते इस डायरेक्शन में से लगा वैद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब कहां चल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये उसकी गति होगी इस तरफ, और इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में करंट का प्रवाह होता है, तो करंट किस दिशा में बहेगी, नीचे की तरफ। जो इलेक्ट्रॉनों का जो करंट का फ्लो होगा, इससे क्या होगा, उस करंट को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और जो होल्स चल रहे हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी जो होल्स चल रहे हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में उनकी गति हो रही है, और जिस दिशा में गति होती है उसी डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होता है। इसको हम लोग होल्स की करंट कह सकते हैं, होल करंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन की करंट। दो प्रकार की करंट इसमें बहती है। तो टोटल जो करंट होती है, टोटल जो कुल करंट जो होगी, कुल जो धारा होगी किसके कारण होगी, कुल धारा आई का जो मान होगा वो IE प्लस IH, यानी होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करंट का होती है। कुल धारा का मान ये हो जाता है I प्लस IH। अब ये तो क्लियर हो रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल्स होते हैं, तो इसका मतलब है ये जो करंट जो बह रही है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, करंट कौन सी ज्यादा होगी, IE ज्यादा होगा कि IH ज्यादा होगा। करंट का सूत्र हम लोग पता है, I इक्वल टू क्या होता है, NeAVD, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं कि नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स, ये तो दोनों में सेम है, ये हम लोग अभी देखा जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स, ये तो सेम है। लेकिन ये देखो उसकी गतिशील ये क्या कह सकते हैं, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग अलग अलग हो, क्या दोनों एक जैसे चाल से चलेंगे, दोनों होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये फ्री हैं, इनको चलने में बहुत आसानी होगी, ये तो बॉन्डेड है तो ये इतनी फ्री नहीं चल पाएंगे। तो इसका मतलब है कह सकते हैं कि जो IH, क्या कह सकते हैं हम लोग, IH का जो मान होगा वो हमेशा किससे, IE से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो अधिक होती है प्रोटॉनों की अपेक्षा। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, नोट कर लो जरा पहले। अगला पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, गतिशीलता मतलब मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूव, एबिलिटी टू मूव, ये मतलब है गतिशीलता मतलब, मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव, गति करने की क्षमता। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशीलता प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। ये पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होगी वो प्रोटॉनों से अधिक होती है, ज्यादा फ्री होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो होते हैं वो चूंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों चलने से करंट उत्पन्न हो रही है तो ये इतनी फ्री नहीं है, जो ठीक है ना, इसलिए प्रोटॉनों की गतिशीलता कम होती है। तो ये बात तो कहानी समझ में आ गई इसकी, कोटर कैसे उत्पन्न हो गए। कोटर का मतलब रिक्त स्थान, जो इलेक्ट्रॉन वहां से हटे, वहां जो खाली जगह छूट गया उसको मुक्त उसको कोटर कहते हैं।
दूसरी बात इसमें एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं और कि कभी कभी जब हमने कहा कि ये जो हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो वैद्युत क्षेत्र जब लगाया हमने तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भाई यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सॉरी कोटर है जो, वो कोटर जो यहाँ मूव कर रहे हैं वो, तो यहाँ कह सकते हैं ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये यहाँ से जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो चल करके यहाँ आ जाएगा। लेकिन इतनी एनर्जी उसको गर्म करने से नहीं मिल रही है, इतनी एनर्जी इसको नहीं मिल रही वैद्युत क्षेत्र लगाने से कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के यहाँ आ जाए, ये नहीं होगा। ये थर्मली जनरेटेड है, गर्म करने से या ऊष्मा लेने से, कहीं से ऊर्जा लेने से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। लेकिन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये चलते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं, वो यहां से चल करके यहां आ जाएंगे। यानी कोटर जो यहां था वो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां पे ये वाला क्या हो जाएगा, यहां कोटर बन जाएगा, ये बॉन्ड भी बन गया, ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ये यहां से यहां चल करके आ गया। ये पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है वो बॉन्ड टू बॉन्ड चलेंगे, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं, वो सब जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से चल करके यहाँ, तो यहाँ जो खाली जगह छोड़ी उसको कोटर कह देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है अब जब हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेंगे, तो क्या होगा, जब चल रहे हैं इस दिशा में चल रहे हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहां से चल करके यहाँ आएंगे तो होता क्या है, कभी मान लो चला रहा है, यहाँ हो सकता है गिर जाए, जब गिर जाएगा तो ये फिर ये बन जाएगा पूरा, भाई यहां से आकर के यहाँ ढंग से गिरा तो ये यहाँ खत्म इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बन गया, इस जगह बन गया ये, पर दूसरे इलेक्ट्रॉन कोटर होंगे कहीं, मान लो ये बंद टूटा हुआ तो यहाँ पर कोटर उत्पन्न हो गया ये इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पुनः कोटर से संयोग करके बंद बना लेते हैं। तो इसी बात लिख सकते हैं, कभी कभी, इस बात को लिखिए जरा, कभी कभी मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटर के साथ पुनः संयोजित यानी रिकम्बाइन, पुनः संयोजित मतलब रिकम्बाइन। कभी कभी मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटर के साथ पुनः संयोजित होकर, ये बहुत कम होता है, होकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कभी बना लेते हैं, बंध बना लेते, ये पॉसिबिलिटीज हो जाती है इसमें, समझ में आ रहा है। ये कभी कभी ये भी हो जाता है, अगर नहीं गिरते हैं तो ये फ्लो करते हैं और करंट का संचरण भी होता है। तो ये पॉसिबिलिटीज कभी कभी होती है, कभी कभी मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटर के साथ पुनः संयोजित होकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और वो कोटर और होल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकला, हम लोगों ने ये देख लिया कोटर और होल्स ये कैसे उत्पन्न होते हैं। अगर ये चीज अगर समझ में आ गई है कि कोटर और होल्स कैसे उत्पन्न हुए हैं, तो फिर आगे जो हम लोग जो दूसरे प्रकार का जो सेमीकंडक्टर पढ़ना है उसको हम लोग अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, उसके दो प्रकार पढ़ने हैं, पी टाइप और एन टाइप, तो उसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये कुल मिलाकर के इसकी समरी हम लोगों ने समरी एक बार हम आपको बता देते हैं कि जितने भी शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसकी चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि उससे सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब बंधे होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, लेकिन जब बाहर से ऊर्जा उनको मिल जाती है
कहीं से गर्मी पा करके या किसी भी तरीके से ऊर्जा मिलती है तो कुछ बंध टूट जाते हैं, उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। कोटर कैसे उत्पन्न होता है बताया हमने, ठीक है ना। तो कोटर कैसे उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉन वहां से अलग हो जाता है, उसकी जो खाली जगह छूट जाती है उसको हम लोग कहते हैं कोटर कहा जाता है। तो ये जो कोटर उत्पन्न हो जाते हैं तो ये होल्स, जिसको होल्स कहते हैं हम लोग, तो कोटर और इलेक्ट्रॉन ये दोनों आवेश वहां का काम करते हैं और थोड़ी चालकता इनकी बढ़ जाती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में टूटते हैं, इसलिए इसका इस पदार्थों का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने समझ लिया कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं और उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी चालकता बहुत ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, ठीक है ना। अब ग्राफ बनाना चाहे उसकी चालकता और ताप के बीच में, तो ताप इधर अगर बढ़ाते हैं टेम्परेचर और इस तरफ अगर इसको चालकता, इसकी कंडक्टिविटी को रखा जाएगा तो इसका ग्राफ लगभग इस तरीके का आता है। ऐसे शुरू में इसका बंद, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी और चालकता बढ़ती जाती है ताप बढ़ाने पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।